कल के वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 12वीं के बच्चे रहते हैं वो 12वीं करने के बाद में क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं और कितने क्या क्या एग्ज़ाम्स दे सकते हैं उसके बारे में बताया था। उसमें से मैं एक टॉपिक था जिसको मैं MLT जो करते हैं उनके लिए जो बता रहा था। तो उसमें MLT में जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला था। तो उसको बताने से पहले मैं और एक दो तीन चीज़ें MLT के जो कोर्स हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले है CMLT, पहला हो गया। दूसरा हो गया DMLT, तीसरा हो गया BMLT। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में मैंने पहले पिछला वीडियो में भी बता दिया है। अगर आप लोग को इसके बारे में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग ये कोर्सेस, तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया जाएगा आपको। तो हम लोग देखते हैं CMLT में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। टोटली तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको एक बार सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, ठीक है, हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका बायोकेमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी। चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। पांचवा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोबायोलॉजी। छठवां सब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिस्टोपैथोलॉजी। और सातवां सब्जेक्ट हो जाएगा मिसलेनियस, ठीक है। तो आज इस क्लास में सबसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं के बारे में बात होगा, इनके अलावा कुछ बात नहीं होगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो CMLT है, DMLT है, BMLT है, ये कोर्स आपको किस आधार पर सिलेक्शन होगा, इस आधार पर आप लोग इसमें एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करेंगे और ये जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं। तो उन कोर्स को करने के लिए आपको इन करेंगे तब इन सब्जेक्टों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और मिसलेनियस। अब मेरा आप लोगों को ये सब चीज़ बताने का कारण ये है कि अगर आप CMLT का कोर्स कर लिए या DMLT का कोर्स कर लिए या फिर BMLT का कोर्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में आपका जो पैरामेडिकल बोर्ड होगा, पैरामेडिकल बोर्ड में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद तो आपको जॉब चाहिए ना। कोर्स करके क्या करेंगे, नहीं तो एक ऑप्शन है जॉब का। अगर कोर्स करके क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन है जॉब का गवर्नमेंट जॉब। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी आएंगे, प्राइवेट जॉब भी आएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है लैब डेवलपमेंट मतलब आप लैब डाल सकते हैं
लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, लैब डालने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो वो डिपेंड करेगा आपके ज़िले के जो मेडिकल काउंसिल बोर्ड है, सॉरी मेडिकल काउंसिल बोर्ड है, नर्सिंग होम एक्ट जो होती है, नर्सिंग होम एक्ट जो होगा वो डिपेंड करेगा आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। लेकिन इसकी जो गाइडलाइन है, अगर आप सीएमएलटी किए हैं तो कब लैब डाल सकते हैं, आप किसके अंडर में लैब डाल सकते हैं, या डीएमएलटी किए हैं तो आप किसके अंडर में लैब डाल सकते हैं, किस किस कंडीशन में आपके लैब डाल सकते हैं। आप पीएमएलटी अगर किए हैं तो आप किन किन कंडीशनों पे लैब डाल सकते हैं, उसके बारे में आपको जो आपका नर्सिंग होम एक्ट का जो अध्यक्ष होंगे, आपके हर ज़िले में नर्सिंग होम एक्ट बना हुआ है, उस ज़िले में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पता करेंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो हम लोग सीधा अभी हम लोग ये जॉब के बारे में ही देख रहे हैं। तो जॉब के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जॉब हम लोग को चाहिए, ये कोर्स हो गया, उसके बाद हम लोग को जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी होगी, कैसे कैसे जॉब्स निकलते हैं इसके लिए। तो जॉब्स कैसे कैसे निकलेंगे, पहला है जो एसएससी जो बोर्ड होता है, हर स्टेट में एक बोर्ड होता है पीएससी और एक होता है एसएससी। तो जो एसएससी का जो हम लोग का खासकर छत्तीसगढ़ और एमपी में एक बोर्ड बना हुआ है जिसको बोलते हैं व्यापम। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे स्टेट्स के, तो उसका जो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कौन कराएगा, व्यापम कराएगा। तो वो क्वेश्चन देगा, उसमें आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा आपका जितना भी रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसे आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं, उसके बाद में उस मार्क्स से वो रैंक एक डिक्लेयर करेंगे कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो आप कैटेगरी रैंक एक डिक्लेयर करेगा। कैटेगरी रैंक डिक्लेयर करने के बाद में फिर स्टेट में कितने जो पोस्ट हैं खाली हैं, उसके हिसाब से पोस्ट तो पहले से क्लियर हो जा रहेगा कि ये जो पोस्ट है 30 पोस्ट के लिए निकाला गया है, या 40 पोस्ट के लिए निकाला गया है, 50 पोस्ट के लिए निकाला गया। तो आपका रैंक डिपेंड करेगा। तो जो 30 पोस्ट 40 पोस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी यूआर के लिए रहेगा, एसटी के लिए रहेगा, एससी के लिए रहेगा, ओबीसी के लिए रहेगा, है ना। तो इसमें आपका रैंक इनके आधार पर बनेगा। जनरल रैंक अलग बनेगा, एसटी रैंक अलग बनेगा, एससी रैंक अलग बनेगा, ओबीसी रैंक अलग बनेगा, ठीक है, ओबीसी रैंक अलग बनेगा। तो उसी के जो रैंक आएगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन आपको जॉब मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप एग्ज़ाम दे दिए, तो ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लिए हैं उनके लिए भी, और जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने वाले हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। एक छोटा जानकारी, पूरा डिटेल तो मैं अगले वीडियो और आने वाले वीडियो में आपको दूंगा कि हीमेटोलॉजी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ब्लड बैंकिंग में क्या क्या चीज़ पढ़ना है ना, बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्यों टेस्ट कराया जाता है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अब इसमें छोटी छोटी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। हीमेटो शब्द ही एक ऐसा चीज़ है, देखिए हीमेटो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हीमेटोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे डैश कर दिया। एक शब्द तो एक ही है हीमेटो और लॉजी। हीमेटोलॉजी एक क्या चीज़ है कि हीम का मतलब होता है ब्लड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है,
तो जो हीमेटोलॉजी होगा उसमें ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगी, ब्लड्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, ब्लड्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको देखना है ना। साथ ही हमारे जो बॉडी हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें कहाँ पे हम लोग का ब्लड फार्मेशन होता है, किसके कारण से ब्लड फार्मेशन बंद हो जाता है, इसमें क्या क्या डिसीज हो सकती हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है, उनके बारे में अगर जो स्टडी होगा वो कहलाएगा क्या, हीमेटोलॉजी। ब्लड बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी का दुर्घटना हो जाता है या कोई सीवियर एनीमिक हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लड चढ़ाएंगे, बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि इनको ब्लड का ज़रूरत है, इनको ब्लड चढ़ाया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं। ब्लड अरेंज या तो हम लोग डोनेट करते हैं, है ना, या फिर अरेंज कराते हैं। तो अगर ये सब चीज़ कराते हैं तो वो कहाँ पे काम होता है, ब्लड बैंक में। तो ब्लड बैंक में भी क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप हो गया, BTCT हो गया, PT हो गया, ये सारी चीज़ें ब्लड बैंकिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री आता है, बायोकेमिस्ट्री बहुत एक बृहद सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को मालूम ही है, ये प्रोटीन क्या होता है, ग्लूकोज क्या है ना। आप 12वीं के कोर्स में, 11वीं के कोर्स में इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे डेवलप होता है, कहाँ पे प्रोटीन डेवलप होता है, इन सब की जानकारी मतलब कहना चाहिए हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ता है। इस बायोकेमिस्ट्री शब्द से एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि बायो मतलब जीव हो गया और केमिस्ट्री मतलब रसायन हो गया। तो जैव रसायन, जिसमें जैव रसायन के बारे में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, जैव रसायन क्या क्या होगा, सीरम हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सब चीज़ों में क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो होगा हम लोग का बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग 2-3 चीज़ें ही पढ़ते हैं। सबसे पहला है यूरिन, ठीक है, दूसरा है स्टूल, तीसरा है सीमन। ये 3 चीज़ें हैं, स्टूल, यूरिन और सीमन। इसके बारे में डीप हम लोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी। यूरिन में भी हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, स्टूल में भी हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सीमन में भी कैसे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ये फार्मेट कहाँ से होता है, या बनता कहाँ से है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग जब पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या हो गया, एनाटॉमी सबसे शुरू है, एनाटोमी, दूसरा है फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मीनिंग हो गया कि जो बॉडी है, कहाँ से शुरू होता है हम लोग का बॉडी, सबसे पहले क्या बनेगा हम लोग का, सेल, है ना। दूसरा क्या बनेगा, टिश्यू। तीसरा क्या बनेगा, टिश्यू के क्या क्या बनेगा, ऑर्गन। उसके बाद क्या बनेगा, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, बॉडी। ये कोई सा भी चीज़ है, जैसे ये तो मैं ह्यूमन में बता रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है। ये एनिमल में भी, प्लांट में भी, ह्यूमन, ये जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, सबका में सेल होगा, सब एक सेल से मिलकर उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, है ना। सेल है कोशिका, है ना। सेल 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक जब सेल एक साथ हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। और ऐसी टिश्यू
2 या 2 से अधिक टिश्यू, ये क्या कहलाएगा, ऑर्गन कहलाएगा। और ऑर्गन 2 या 2 से अधिक ऑर्गन मिलाकर क्या बनाएंगे, एक बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, बॉडी पार्ट्स बनाएगा। और एक अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, एक आदमी का शरीर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, किसमें, एनाटॉमी में, कि ये सेल, ये टिश्यू, ये ऑर्गन, ये बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी, ये इसका क्या हो गया, एनाटॉमी हो गया। फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा, इनका कार्य क्या है, कैसे कार्य करते हैं। जैसे एक बॉडी पार्ट्स है, जैसे हैंड है, तो ये हैंड कैसे मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ये सब चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी होगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है। क्या क्या, वायरस कैसे, इसके कितने सेल्स हैं, कितना यूनिसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, मोनोसेलुलर है ना। तो ये इसका फंक्शन कैसा है, ये ग्रोथ कैसे करता है, अगर ग्रोथ करता है या नहीं करता है, इसका कल्चर कैसे करा सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया का भी ये ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, और ये इसको ग्रोथ करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, इसका कल्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। वैसे फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जो आप लोगों को अगर पढ़े हैं तो उसमें याद होगा आपको कि AGTC, है ना। तो ये सब चीज़ों को मैं क्लास जब लूँगा, आगे का वीडियो जब बनाऊँगा, तो इसके लिए अलग अलग क्लास में एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को सेपरेट बताऊँगा। तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 6th जो सब्जेक्ट है हम लोग का, कौन सा है, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी। तो 2 सब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, एक हिस्टो है और दूसरा पैथो। तो ये हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यू है उसका जो प्रोसेसिंग होगा, टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको हिस्टोपैथोलॉजी का सिंपल भाषा में हम लोग जान सकते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। तो जो टिश्यू का प्रोसेसिंग होगा, कब, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक हो सकता है ऑटोप्सी, सुने होंगे आप लोग, एक होता है बायोप्सी, ऑटोप्सी और बायोप्सी। ऑटोप्सी किसका, बायोप्सी किसका। ऑटोप्सी का जो टिश्यू होगा और बायोप्सी का जो टिश्यू होगा, इसका स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी में। ऑटोप्सी मतलब जो डेड टिश्यू हो गए, डेड टिश्यू या फिर डेड बॉडी से जो टिश्यू निकाल के हम लोग जो टेस्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हिस्टोपैथोलॉजी में ऑटोप्सी कहलाएगा। और जो लाइव बॉडी है, उसका जो टिश्यू निकाल के हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका बायोप्सी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को डीपली जानना है, क्योंकि व्यापम जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और हीमेटोलॉजी से ले रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। या फिर कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब मैं
आगे जब हम वीडियो बना दूंगा तो फिर मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि टिश्यू प्रोसेसिंग कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे करना पड़ता है, और ये टेस्ट इसका लैब कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है। मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई सैंपल है, सैंपल, ठीक है, सैंपल है, आपको इस सैंपल को, सैंपल है या स्पेसिमेन बोल देते हैं इसको, स्पेसिमेन, ये सैंपल है या स्पेसिमेन, इस सैंपल या स्पेसिमेन को आपको किसी और जगह ट्रांसपोर्ट करना है, किसी कारणवश जो इसका जो टेस्ट बोला जा रहा है आपके पास नहीं हो पा रहा है जिस लैब में आप काम कर रहे हैं, है ना, तो उसको किसी और जगह पे ले जाना है। तो उन जगहों पे भेजने के लिए इसको पैक कैसे करना है, पैक कैसे करना है, इसका फिक्सेशन कैसे होगा, फिक्सेशन कैसे होगा, है ना, पैक कैसे करना है, फिक्सेशन कैसे होगा, और इसको लेबल कैसे करना है, और लेबल करते समय हम लोग को किन किन चीज़ों को हम लोग को बॉडी से सेफ्टिक इक्विपमेंट कौन कौन सी चीज़ें पहननी है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट के में पढ़ाया जाता है। तो मोटा मोटी ये हो गया आज का कि इस वीडियो का कि हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगला जो हम लोग का जो वीडियो आने वाला है उसमें आएगा, अगला जो वीडियो आने वाला है इन सब्जेक्ट्स से हम लोग पहला सब्जेक्ट उठाएंगे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। इसमें से एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कट कर।